Hello everyone, welcome back to Rahi. I am मुस्तकप्रीत कौर, your UGC नेट एजुकेटर और मैं आपके लिए जो है एक बेसिक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि UGC नेट जो कॉमर्स का एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछता है। तो आइए डिटेल में इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो दो पार्ट्स में होता है, राइट। एक होता है आपका बच्चे पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका जनरल है, यानी कि सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है। एंड पेपर 2 जो है वो सब्जेक्टिव है ना। 83 सब्जेक्ट में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है एनटीए। तो मैं जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे आज कॉमर्स के सिलेबस की बात करने वाली हूँ। पेपर 1 में जो है आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स होते हैं ईच क्वेश्चन के लिए, दैट मीन्स 100 मार्क्स का आपका बच्चे फर्स्ट पेपर होगा एंड 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा जो कि सब्जेक्टिव है। ये बात मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जानते होंगे, बेसिक बात है। तो आइए एक बार जरा जो है हम नजर डालते हैं पेपर 2 कॉमर्स के सिलेबस पे। तो 10 यूनिट्स जो है आपको दोनों ही पेपर्स में देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं पेपर 2 कॉमर्स की तो ये 10 यूनिट्स जो है यहाँ पे लिस्टेड है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए। सबसे पहले आता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। असल में ये दो अलग सब्जेक्ट्स है बट इनको कंबाइन करके जो है एक यूनिट में दिया गया है और इसको हम साथ में जो है इंटरलिंक करके पढ़ते हैं सो दैट हमें जो है इसको समझना, इसके कॉन्सेप्ट्स को और इनकी एप्लीकेशन को करना आसान हो। नेक्स्ट आता है बच्चे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जो है अपनी 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। ऑडिटिंग हो सकता है आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट हो बट आपने मास्टर्स में जो है ये थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। नाउ दैट डिपेंड्स कि आपने अपनी मास्टर्स में कौन सा सब्जेक्ट लिया था। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स के लिए आप एमकॉम करते हैं। अब एमकॉम में भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपने फाइनेंस मेजर लिया था, एचआरएम मेजर लिया था या मार्केटिंग मेजर लिया था। चलिए, तो अकाउंटिंग में जो है आपके सारे आ जाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। उसके अलावा आपके और भी कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग के उसमें पूछे जाते हैं, न्यूमरस कॉन्सेप्ट्स है ना। बाकी ऑडिटिंग जो है उसकी वेरिफिकेशन होती है, चेकिंग होती है। यहाँ से एक सवाल जरूर देखने को मिलता है आपको ऑडिटिंग से। और अकाउंटिंग में भी थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन है, कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने पड़ेंगे, समझ के करेंगे तो ईजी है। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। यहाँ से आपको जो है फिक्स है 8 to 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब इसमें कम नहीं होते। वैसे तो कई बार 10 से 11 भी देखने को मिले। 10 से 11 सवाल आपके इकोनॉमिक्स से बनते ही बनते हैं। इसके अंदर सब आ जाएगा, आपका डिमांड, सप्लाई, A to Z इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। बट इसमें जो है केवल माइक्रो ब्रांच जो है कवर की जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। मैक्रो लेवल इसमें कंसिडर नहीं किया जाता, जो आपने अपनी ग्रेड एंड 12th में पढ़ा था वो इसमें नहीं आता है। बट अगर आप मैनेजमेंट से है तो डेफिनेटली आता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस फाइनेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पे भी आपको जो है 10 से 11 नंबर जो है मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हैं। ये पूरा यूनिट जो है आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस के अराउंड रिवॉल्व करता है। 3 मेजर डिसीजंस होते हैं आपके, है ना, तो उनके अराउंड जो है ये रिवॉल्व करता है। उसके अलावा मतलब अगर आप इसे फ्रेमवर्क में समझोगे तो इसे करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। अब इसका जो रिसर्च मेथड्स वाला पार्ट है वो आपको पेपर 1 में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी जो है, रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपका पेपर 1 का भी पार्ट है, तो इसलिए ज्यादातर कॉमर्स बच्चों का जो है रिसर्च यूनिट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी स्ट्रांग होती है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसमें काफी कुछ स्टैटिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, इसमें हम बहुत कुछ पढ़ोगे, सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है बच्चे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा और यहाँ से ज्यादातर जो है करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। कुछ लेटेस्ट जो है अगर मान लो कुछ चेंजेस आए हैं तो वहां से भी आपको यहाँ से अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इंश्योरेंस से भी जो है क्वेश्चन फिक्स होता है, आपका पूछा ही जाता है। नेक्स्ट आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब ये जो है आपके बिजनेस लॉ से रिलेटेड है, जो सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेड में पढ़ा होगा डेफिनेटली। काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है, लेकिन इसके अंदर जो है स्टैटिक पोर्शन, याद करने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि सारे एक्ट्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या उसके अमेंडमेंट्स है, प्रोविजंस है, वो सब आपको यहाँ पढ़ना पड़ता है। बट थ्योरी बना के ईजी करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये एंटायरली स्टैटिक है। इसमें आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। सैप के
अंदर जितनी भी प्रोविजंस आ रहे हैं, कितना टैक्स चार्ज करना है, कितनी डिडक्शन है, एक आधा यहाँ से जो है आपको एनटीए कई बार क्या दे देता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे देता है कि अगर मान लो इतना टैक्स है, हाउस होल्ड पे लगाना है, इतना इतना उसने करा, XYZ क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे यहाँ पूछ लेगा। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM और मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इन दोनों ही सब्जेक्ट्स का जो है एरिया बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वाइड स्कोप है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स को होते हैं, बट क्योंकि ये थोड़े से जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, यहाँ से जो है या तो आपसे केस स्टडी पूछता है एक आधे सवाल में, बाकी सवालों में वो आपसे जो है थ्योरीज पूछेगा, टेस्टिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें कवर होती है। ये ओवरव्यू था आपके 10 मिनट्स का। एक बार जरा हम जो है डिटेल्ड सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। तो ये जो है नेट का सिलेबस है आपको यहाँ गिवन है, ये वही 10 यूनिट जो भी मैंने आपको ब्रीफ में बताए। नाउ अगर मैं डिस्कस करूँ एक एक यूनिट को डिटेल के अंदर, तो सबसे पहले बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, मैंने आपको बोला इंटरलिंक करके ये दोनों सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं जो एक यूनिट में एनटीए ने दे रखा है। तो इसके अंदर आपके जो है बहुत से एनवायरनमेंट्स आते हैं, बहुत से मॉडल्स आते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाएगा, इसके अंदर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ऐसे ऐसे करके आपके जो है काफ़ी सारे एनवायरनमेंट का पर्सपेक्टिव आप इसमें पढ़ते हो। उसके अलावा फेरा और फेमा पढ़ते हो, है ना, फेरा और फेमा पढ़ते हो। उसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलता है। अभी अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो यहाँ से जो है आपको क्या देखने को मिलता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ और, इसके अंदर थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की काफ़ी सारी थ्योरीज जो है अलग अलग प्रोपोनेंट्स ने दी है, तो वो भी जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से भी सवाल पूछा जाता है। बाकी एलपीजी का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर जो है हम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा बच्चा आपका FDI, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो आपने बचपन में पढ़ा है, बचपन एज इन 11 12 में पढ़ा है ना, उसी का एक्सपैंडेड वर्जन पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही है जो आपको यहाँ पे क्लियर करने हैं। उसके अलावा ये सारी जो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, कैसे सारा प्रोसेस हुआ, ये थोड़ा स्टैटिक है, यहाँ से भी जो है सवाल आपको देखने को मिल जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टैटिक क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब क्या काम करते हैं, इनके रोल्स फंक्शन से जो है आपको सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे, वो है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये यूनिट जो है काफी ज्यादा स्कोरिंग लगेंगे, है ना। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो जाते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ जाती है, उसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है जो हमने अपनी ग्रेड एंड मास्टर्स में पढ़ी है। इसके ऊपर कमांड हासिल करना जो है इस पेपर के लिए जरूरी है। कमांड से मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, कमांड से मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, ये सब जो हमने पढ़ा हुआ है। उसके अलावा ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, एक सवाल जो है आपको ऑडिटिंग से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बड़ा ही प्यारा यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इससे हम जनरल स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या। अगर आप देखो तो एक्चुअल में ना ये दो टर्मिनोलॉजी से बना हुआ है हमारा यूनिट, बिजनेस भी और इकोनॉमिक्स भी, यानी कि इकोनॉमिक्स को आप बिजनेस में अप्लाई कैसे करोगे, जो थ्योरीज प्रिंसिपल्स पढ़ते हो उसको रियल लाइफ में बिजनेस में अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, इसमें सब आ जाएगा बेटा आपका डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर लॉ, वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। उसके अलावा कॉस्ट थ्योरी पढ़ेंगे हम, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे और प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज भी पढ़ेंगे। मार्केट के अंदर कैसे कैसे जो है प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, चाहे फिर वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, मोनोपोली हो या फिर आपका परफेक्ट कंपटीशन हो, ये सब जो है हम यहाँ पढ़ेंगे। ओलिगोपोली, डुओपोली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस फाइनेंस। मैंने आपको बताया ये 3 मेजर डिसीजंस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अगर आप इसको ढंग से समझते हो एक बेस लेवल पे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपके लिए ये यूनिट बहुत ही ज्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग हो सकता है, राइट। और काफी ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चे ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, ट्रस्ट मी है। अगर मैं बोल दूं कि 2 मिनट के लिए हम प्रैक्टिकल हटा भी दे कि फॉर्मूला नहीं याद हो रहे मैम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसके अलावा भी ये काफी स्कोरिंग यूनिट बन सकता है। चलिए तो सबसे पहले हम स्कोप देखते हैं, सोर्सेज देखते हैं फाइनेंस के कौन कौन से। ऑब्वियस सी बात है लीज फाइनेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, बजटिंग डिसीजंस के ऊपर नजर डालेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे करना है, डिविडेंड डिसीजन की बहुत सारी थ्योरीज है जो हमें यहाँ पढ़नी है।
उसी तरह से जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की भी बहुत सी थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर जो है थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रोपोनेंट ने अपना पर्सपेक्टिव रखा है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर जो है हम इसके अंदर नजर डालेंगे, जीडीआर और एडीआर के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पे। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो रिसर्च वाला पोर्शन है वो आपको पेपर 1 में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, लाभदायक होने वाला है। इसके हम क्या पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, इन सबके मेजर्स जो हम पढ़ते हैं और सबके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए और एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक सवाल एनटी जरूर बनाता है, फेवरेट टॉपिक है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी है, बायनॉमिनल, पॉइजन, नॉर्मल, यहाँ से भी एक आधा सवाल आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे रिसर्च की, तो उसके अंदर A to Z सारी चीजें जो है आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी कि रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप्स की रिसर्च होती है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन, डेटा कलेक्ट कैसे करोगे, क्लासिफाई कैसे करोगे, पूरा A to Z प्रोसेस रिसर्च का 12 स्टेप्स का हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बेटा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से हर वर्ष एक सवाल जरूर बनाता है एनटीए, कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी साइकिल हो, चाहे जून की हो चाहे दिसंबर की हो। चलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ जो है टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, उसके भी बहुत सी बाइफर्केशंस है, काई स्क्वायर हो गया, मैन विड्थ हो गया, ये सब जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम की, तो इसके अंदर आप पढ़ते क्या हो, देखो बिजनेस को मैनेज कैसे करने वाले हो, हर चीज को एक मैनेजमेंट चाहिए, उसके बिना तो सब बेकार है। एंड उसके साथ साथ रिसोर्सेज कैसे मैनेज करो, क्योंकि ह्यूमंस नहीं होंगे तो वर्क कौन करेगा, है ना, आइडियाज कौन लगाएगा, दिमाग कौन लगाएगा, चीजें तो ऐसी ही रहेंगी, राइट। तो वर्किंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो अगर आप बेस आइडिया से रियल लाइफ में सोच के देखोगे कि एक्चुअली बिजनेस वर्क कैसे कर रहे हैं, मैनेजमेंट चल कैसे रहे, तो ये यूनिट्स आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ईजी बन सकते हैं। चलिए तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना चाहिए कि कौन से प्रोपोनेंट ने क्या क्या दिया, कितने प्रिंसिपल्स दिए, है ना, फिर चाहे वो टेलर हो, फेयोलो, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस टाइप के होते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। काफी बेसिक चीजें है ना, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस यूनिट, है ना। 360 डिग्री अप्रोच क्या होती है, इसके अंदर इंसेंटिव बेनिफिट्स क्या होते हैं, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, तो ये कुछ जो है आपको यहाँ पे लिस्टेड है सारे टॉपिक्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो इसके अंदर हम इंटायरली पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्टडी करते हैं, है ना। आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव, ये क्या है, ये सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स है, तो टाइप्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। आरबीआई क्या है, उसका रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, आरबीआई से एक सवाल हमेशा बनता है। उसके अलावा बेजल नॉर्म से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एनटीए सवाल बनाता है, 3 टाइप्स ऑफ बेजल्स में से वो पूछ लेता है। उसके अलावा आपको जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ने, फाइनेंशियल मार्केट पढ़नी है, फाइनेंशियल रेगुलेशन पढ़ने इंडिया के अंदर, फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, डिजिटलाइजेशन कैसे हुई हमारी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस एक सवाल बनता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट पे अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे पहले मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कितनी अप्रोचेस हैं, किन किन चैनल से जो है मार्केटिंग पॉसिबल है। उसके अलावा 4 P's से लेकर 7 P's तक, अब तो अपडेटेड है ना, मार्केटिंग मिक्स के 4 P's होते थे, अब तो मैम कितने 7 P's है, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट डिसीजन कौन से है, प्राइसिंग डिसीजन कौन से है, प्रमोशन डिसीजन, बेसिकली जो 7 P's है उनको हम डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन, सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, यहाँ एक न्यू टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, काफी ज्यादा चल रहा है, तो सर्विस मार्केटिंग से सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए लीगल एस्पेक्ट्स की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चा, तो यहाँ पे जो है बहुत से एक्ट्स आपको कवर करने पड़ते हैं, नेमली कौन कौन से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया आपका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, एलएलपी एक्ट, आरटीआई एक्ट, आईटी एक्ट, और साथ ही साथ आपको जो है गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जीएसटी भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ एक्ट्स हैं जो काफ़ी डिटेल में आपको जो एक बार ओवरव्यू करने पड़ेंगे, सो दैट आप क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म कर सके एंड पेपर में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके। लास्ट में बात करूंगी आपसे इनकम टैक्स की, एंटायरली स्टैटिक पोर्शन है, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। यू कैन यूज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स टू एक्चुअली लर्न दोज थिंग्स। कैसे कर सकते हो, निमोनिक्स बना सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, है ना, किसी एग्जाम्पल से याद कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें जो है आपको
इनकम टैक्स में याद करनी ही पड़ेंगी। इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स कौन कौन सी होती है, कितने सारे सेक्शंस है, कितनी डिडक्शंस मिलती है। डिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना। डिडक्शंस का एक प्रॉपर चार्ट जो है वो आपको मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। राइट, इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से भी एक सवाल जरूर बनता है ना। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से भी एक सवाल जरूर बनता है। उसके अलावा बेटा डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक ओवरव्यू था आपके इंटायरली 10 यूनिट्स का। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट कॉमर्स की। नाउ गेटिंग बैक टू आवर वीडियो, इसके अलावा बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 10 यूनिट्स जो है आपको पढ़ने हैं। अब मैम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न चेंज क्या है, तो उसको एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं पैटर्न की, तो आपका जो यूजीसी का पैटर्न है कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर, है ना, वो किस प्रकार से, मैम कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, आप 100% पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बेटा कम्पिटिटिव एग्जाम है। राइट, एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन तभी क्रिएट करेगा ना, नंबर ऑफ एप्लीकेंट से नहीं होगा, अगर उस पेपर का एक अच्छा लेवल सेट होगा, एक बेंचमार्क सेट होगा। तो आपको इसके अंदर हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इजी भी देखने को मिलेगा, मॉडरेट भी देखने को मिलेगा और डिफिकल्ट भी देखने को मिलेगा। नाउ दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी कैटेगरी में उस क्वेश्चन को डाल रहे हो। आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करेगी कि आपको वो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, इजी लग रहा है। ठीक है, हमेशा हमेशा एक्सपेक्ट करो 20% ऑफ द पेपर डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी ना देखे होंगे, ना सुने होंगे, बट आप अपनी नॉलेज से उनको क्रैक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? रिलेट करके। क्योंकि अगर आपने इतना सारा कोर्स कवर किया है, इतने कॉन्सेप्ट को समझा है, तो कुछ तो आप लिंक उससे जनरेट कर ही लोगे। आई हार्डली डाउट कुछ बच्चे होते होंगे जो उन क्वेश्चंस को एक्चुअली क्रैक करते पाते होंगे। राइट, तो इसीलिए 20% क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा यार ये तो पता ही नहीं का है। ठीक है, बट उस पर फोकस नहीं करना है। आपका टारगेट किस पे होना चाहिए? बाकी के 80% पे, और वो मोर देन इनफ है आपको आपके JRF तक लेकर जाने के लिए। अब एक बार बात करते हैं, मैम अगर हमारे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 में से कितने क्वेश्चन जो है हम ठीक करें ताकि हम एक सेफ साइड पे फॉल करें। राइट, तो 100 में से अगर बच्चे आप 65 to 70, है ना, 60 भी लेके चल सकते हो अगर तुम्हारा पेपर 1 बहुत अच्छा है तो, है ना, 60 से 70 के बीच में लगा लो। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप एक सेफ साइड पे फॉल करो। मतलब आराम से बेटा आप 120 प्लस नंबर जो है यहाँ पे स्कोर कर रहे हो। अगर मैं 60 भी लेके चलूँ तो 120 प्लस नंबर स्कोर कर रहे हो ना आप यहाँ पे, तो बस ये एक सेफ साइड है। एंड कुछ अच्छे मार्क्स, एवरेज मार्क्स तो आप पेपर 1 में भी सिक्योर करोगे। एंड जो आपकी कट ऑफ है, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे बेटा कट ऑफ की, तो कॉमर्स की जो कट ऑफ है, कॉमर्स एक काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, तो अगर मैं कॉमर्स की कट ऑफ की बात करूं तो वो थोड़ी सी हाई जाती है, डेफिनेटली जाती है। राइट, तो कट ऑफ आपकी यूजुअली अगर आप बच्चे 200 प्लस नंबर ला रहे हो ना, 200 प्लस मार्क्स ला रहे हो, तो ये बहुत ही सेफ स्कोर है, ये बिल्कुल सेफ स्कोर है। Obviously every year number of applicants and appearing applicants and the cut off varies, वो डिपेंड करता है हर साल कितने बच्चे जो है फॉर्म भर रहे हैं, कितने बच्चे देने जा रहे हैं और कितने बच्चे क्लियर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चा बेटा JRF क्लियर करता है। ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली क्लियर द JRF जो वहाँ पे जाके अपीयर करती है। अगर आप वो 1% का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, फिल्टर आउट करनी पड़ेंगी चीज़ें। सब कुछ पढ़ने जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। राइट, कंपेटिटिव एग्जाम्स का जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ही वाइडेंड होता है और आप हर एक टॉपिक कवर नहीं कर सकते। इसलिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है एंड फर्दर उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब तक कंसिस्टेंट नहीं हो तब तक कुछ भी अचीव करना मुश्किल हो जाता है। राइट, सो इसीलिए यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपसे कट ऑफ की, तो 200 मार्क्स प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो पेपर 1 प्लस पेपर 2 में, तो आप एक सेफ साइड पे फॉल करो। ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया, लाइक बट कोशिश करो कि 200 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पे जो है मिलाकर बनने चाहिए 300 में से। राइट, चलिए, तो ये बात थी आपके पैटर्न की। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करूँ आपसे, क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये जानो कि कुछ टाइम से, अगर मैं 2023 के पेपर के एनालिसिस की बात करूँ, है ना, जो तीनों पेपर उन्होंने कराए, 3 साइकिल जो उन्होंने कराई, तो उसमें जो है काफ़ी इन डेप्थ सवाल आपसे पूछे गए थे। इन डेप्थ क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं, दैट मीन्स वो जानना चाहता है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी अच्छी है, कितने विस्तार में आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है ना। तो इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछने लगा एनटीए। इसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूँ
तो कुछ क्वेश्चंस हाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली मैंने नोट किया वन लाइनर क्वेश्चंस जो है ना वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वन लाइनर्स की जो परसेंटेज है आपके पेपर के अंदर वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। नाउ दैट कुड बी 25 to 35%। अब कई बच्चों को वन लाइनर क्वेश्चन ईजी लगता है, लेकिन आई सर्टेनली बिलीव, जितना मैंने नोटिस करा है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना वो एक्चुअली इन डेप्थ क्वेश्चन है। यानी कि वो केस स्टडी में घुमा नहीं रहा, लेकिन वो एक ही लाइन में आपसे एक स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाह रहे है ना। एक तो हो गया सीधा सीधा सवाल तुमसे कि भाई इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस है, एक हो गया मैं उस ब्रांच के भी अंदर जाके कितने उसके पार्ट्स है, कौन सी डिमांड कौन सी, तो वो सब क्या है, वो एक बेटा आपका डिटेल्ड क्वेश्चन बन जाता है, राइट। तो वन लाइनर्स में जो है आपके क्वेश्चन की परसेंटेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। उसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है, जो फॉर्मूलाज है, जो स्टैटिक पोर्शन है एंड जो फॉर्मूलाज है वो काफी ज्यादा, उसकी एप्लीकेशन बेसिकली जो अप्लाई नॉलेज अप्लाई करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस में इतने सारे जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालना है ना, तो ये सब के जो फॉर्मूलाज है वो आप याद करके जाओ। वो मार्क्स द फॉलोइंग में आपको एक जगह पे नाम दे देते, एक तरह का फॉर्मूला दे देता है, प्रोपोनेंट का नाम दे देते और पूछते कौन सी ईयर में थ्योरी दी या कौन सी थ्योरी दी, राइट। तो ये सब स्टैटिक पोर्शन है और फॉर्मूलाज पे वो फोकस करे कि अगर आपने वो थ्योरी पढ़ ली, रियल लाइफ में उसको अप्लाई कैसे करने वाले हो। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं अपने कॉमर्स के एग्जाम के अंदर। अब इसके अलावा मैं आपसे बात करती हूँ मैम किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कुछ तो होते हैं बेटा आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना, सीधी सीधी उन्होंने पूछ लिया। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल तुम्हारे नोट्स वाली लाइन आ जाएगी। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है वो ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा गया, राइट। तुम्हें सीधे सीधे अगर तुमने पढ़ा है तुम्हें समझ आ जाएगा। तो इसका अगर मैं परसेंटेज बात करूँ अप्रॉक्स 30% क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना, ज्यादा अच्छी परसेंटेज। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन इजीली स्कोर 30%। अब ये इजी पार्ट में आता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में वो आपको 2 स्टेटमेंट देगा, है ना। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, वो आपसे एक से ज्यादा टॉपिक की नॉलेज जो है टेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट। तो 10% के करीब सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। असर्शन रीजन की अगर मैं बात करूं तो वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपने टॉपिक ऊपर से पढ़ा है या आपको उसका अंदर से अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन पता है या नहीं पता है, कितनी नॉलेज आपको उसके बारे में, क्योंकि वो रीजन भी आपके सामने उसका स्टेट करेगा। तो ये बेटर नॉलेज टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा मैचिंग क्वेश्चंस में क्या होता है, एक तरफ मान लो उसने प्रोपोनेंट दे दी, एक तरफ आपको थ्योरी दे दी कि मैच करो, है ना। तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में वो आपसे 4 कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर लेगा। अगर 4 ऑप्शन है तो 4 कॉन्सेप्ट्स वो आपके एक ही क्वेश्चन में टेस्ट कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस, कि आप उसने जो है आपको मान लो 6 या 7 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ लिया कौन सा रेलेवेंट है गिवन टॉपिक के, तो वो सिलेक्ट करो, है ना, या फिर सीक्वेंस में लगा दो, राइट। तो ये जो है मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शंस का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। लास्टली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया है एनटीए ने अपने एग्जाम्स के अंदर, पेपर 2 के अंदर। पेपर 1 में तो आता ही था, पेपर 2 में भी। जब आपको पता है कि क्लियरली 10% ऑफ पेपर जो है आपका यहाँ से बनने वाला है और ये किससे होगा आरजी, प्रैक्टिस से होगा। तो आप अपने एग्जाम से पहले मेक श्योर अच्छे से आरसीज प्रैक्टिस करके जाएंगे। वो ना सिर्फ पेपर 1 में बल्कि पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। अब कैसे जो है आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बेटर अप्रोच लगा सकते हो, उसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक बार क्विकली आपको अपडेट करना चाहूँगी कोर्स के बारे में। तो जितने भी बच्चे यूजीसी नेट 2024 में पेपर की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो वो ये कोर्स जो है बाय आउट कर सकते हैं। मेरे बैच का नाम है अचीवर्स बैच, क्योंकि आप सब बनने वाले हैं दिसंबर 2024 के अचीवर्स, नेट के अचीवर्स। तो इसीलिए इसके अंदर आपको जो है फुल थ्योरी और प्रैक्टिस मिल जाएगी। बैच में एंटायरली आपको हर चीज़ कवर कराई जाएगी, 1 से लेके 10 तक यूनिट्स कवर कराए जाएंगे। लाइव क्लासेस आपको जो है हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ जो लाइव क्लासेस आप उसको ऑब्वियसली बाद में रिकॉर्डेड वर्जन भी उसका देख सकते हो अगर आप इन केस लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हो। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी लाइव ही अटेंड करिए, क्योंकि उसमें जो है आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइव कमेंट्स पे डाउट्स पूछ सकते हो और उसका टॉपिक अपना उसी टाइम क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे फ्री मिलने वाली है, पेपर 1 की फ्री PYQ मिलेंगे और नोट्स एंड PDF भी जो है आपको इसके अंदर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बैच हमारा 3400 का है, मगर अभी आप सबके लिए लॉन्च की खुशी में जो है
आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, अपना टारगेट अचीव कर पाए, स्ट्रैटेजाइज कर पाए और पहली ही ड्यूरेशन से अच्छी तैयारी जो है अपनी कर पाए, इसलिए आप सबके लिए डिस्काउंट कोड लगा लेना राही 1000 REHI 1000। इससे जो है आपको ये बैच मात्र 1700 का मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कैसे करोगे, राही आप जो है इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर पे जाके, है ना, वहाँ पे रजिस्टर करो, लॉगिन करो, वहाँ पे आपको बैच विजिबल होगा, या आप ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए, जो बच्चे से पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे सिर्फ पेपर 2 कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बैच है विजय बैच, है ना। दिस इज द वे टू योर सक्सेस, राइट। तो इसके अंदर जो है आपको कंप्लीट 1 to 10 यूनिट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, सब कुछ आपको वन होलसम थिंग जो है एक जगह पे अवेलेबल होगी, जिससे आपका कंटेंट जो है सिस्टमैटिक रहेगा, राइट। इसके अलावा आप जो है ये बैच है हमारा बेटा 6000 रुपये का बैच है, डिस्काउंट कोड लगा लेना। डिस्काउंट कोड क्या है, राही 1000, राही 1000 आपका डिस्काउंट कोड है और आपको मात्र 3000 का जो है एंटायर पेपर 2 कॉमर्स मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं जो बच्चे दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, तो वो जो है हमारा कॉम्बो बैच ले सकते हैं। इसके अंदर भी आपको दोनों ही पेपर्स के, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, 1 to 10 यूनिट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, उसके पीडीएफ नोट्स, उसकी लाइव क्लासेस और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज एज वेल एज पीवाईक्यूज उसके अंदर आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये जो कोर्स है आपका 8000 का है, लेकिन 8000 आपको नहीं देने हैं, आपको मात्र 4040 में 6 महीने की वैलिडिटी के साथ जो है ये कोर्स मिल रहा है, ठीक है जी। तो 6000 की 6 महीने की वैलिडिटी के लिए 4040 में कॉम्बो बैच मिल रहा है। अगर सिर्फ पेपर 2 कॉमर्स लेना है तो 3000 में मिल जाएगा 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। सिर्फ पेपर 1 लेना है तो 1700 में 6 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लिए वैलिड है। जितने बच्चे एनरोल कर लेंगे वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। अगर कोई आप चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है ना, वो पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसी टॉपिक डाउट पे लेकर आऊँ। बाकी क्लासेस जो है हमारी 2 दिन बाद से ऐप पे स्टार्ट हो जाएंगी, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए देरी ना कीजिए, पहले ही जो है आप कोर्स बाय कर लीजिए, सो दैट आपकी क्लासेस जो है वो मिस आउट ना हो और आप जो है जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर दे, सो दैट आप अपने JRF का सपना पूरा कर सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको, या कोई भी कोर्स रिलेटेड डाउट हो, या जेनरिक भी आपको कोई नेट से रिलेटेड डाउट हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। बाकी थैंक यू सो मच। अब हम अगली बार मिलेंगे, कल सुबह 11 बजे मिलेंगे। मैं आपके लिए फ्री प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आ रही हूँ पेपर 1 का, रोज सुबह 11 बजे पेपर 1 विद उस्ताद मैम। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल सून।